तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। उसका आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है वो हमने कैलकुलेट करके निकाला था, उसका फॉर्मूला निकाला था। और आप जब उसकी सारी वैल्यू रखेंगे तो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू मैंने आपको बताया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकती है। अब आपके पास जो नया टॉपिक है वो टॉपिक आपको क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि आपको क्या करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहली वाली जो बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक में है हम उसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये पहला डेरिवेशन हमारा आज का होगा, ठीक। और फिर सेकंड क्या करेंगे, हम बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ निकालेंगे। तो कंसीडर कर लो कुछ जो चीज यहाँ पे फिगर में आपको दिख रही है। कंसीडर अ मास m, कंसीडर अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऐसे लिख दो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज एट h height above the earth surface, which is at height above the earth surface, जो क्या है अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर है। तो एक्सेलरेशन, तो कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फोर्स बिटवीन द ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लिख सकते हैं या द ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच में ग्रेविटी का फोर्स कितना लगेगा, तो आपको याद होगा ग्रेविटी का फॉर्मूला Gm1, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट का मास जो अर्थ से h डिस्टेंस ऊपर है, इंटू m2 मतलब अर्थ का मास जो me हम कंसिडर करके चलते हैं, me लिख दो, कैपिटल E लिख दो me, अपॉन r स्क्वायर मतलब इस अर्थ के सेंटर से लेके इस वाले मास की डिस्टेंस। तो अर्थ के सेंटर से लेके इस वाले मास की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो re है ना, तो यहां से यहां तक h है, तो कहने का मतलब यह हो जाएगा re प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो f की वैल्यू हमने इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आगे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैंने अभी आपको बताया था एंड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, आप लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, F बराबर mg होता है ना, mg। तो F की जगह ना आप mg रख दो यहाँ पे, m इंटू जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इसको जी ना लेके इसको आप जी डैश कर सकते हैं। जी डैश पता क्या है, ये जी डैश जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द एच हाइट अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि यहाँ पे है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो जी है ना, ये जो जी डैश है, जी डैश कहाँ पे निकालने, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो निकालने हैं लेकिन अर्थ के ऊपर निकालने, थोड़ा सा एच हाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो इसलिए इसको आप जी डैश कंसिडर कर लो। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, आप अगली लाइन करके लिख सकते हैं वेयर, है ना, सारी चीजें एक्सप्लेन करके दिखाना बहुत जरूरी होता है। वेयर जी डैश इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी डैश क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो m से देखो m कैंसिल हुआ, तो जी डैश की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई, Gme मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय re प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये तो आपकी जो है ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये तो जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल गया एट h हाइट अबव द अर्थ सरफेस। अब हम थोड़ी सी बात और करते हैं, देखो थोड़ी सी चीज और सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपको याद होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया है। इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, यहां पे लिखना है आपको, ऐसा एक लाइन लिखनी है। तो आपको जी की वैल्यू लिखनी है। जी की वैल्यू कितनी निकलेगी, Gme अपॉन re का स्क्वायर, अगर आपको ध्यान होगा। तो इक्वेशन 2 और 3 मिल गई। देखो, अब जी डैश और जी को आप आपस में डिवाइड कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो इजीली निकल के आएगा। 2 और 3 में लाइन है तो आपको क्या करना है, जी डैश को डिवाइड कर देना है जी से, ठीक है। तो जी डैश को आपको किससे डिवाइड करना है, जी से डिवाइड कर देना है। तो जी डैश की वैल्यू कितनी निकाली अभी तो हमने देखा, देखो वो निकाली हमने Gme अपॉन re प्लस एच का होल स्क्वायर। और जी की वैल्यू अभी तो हमने निकाली Gme और अपॉन re का स्क्वायर। तो देखो Gme से Gme कटेगा तो आपके पास बचेगा जी डैश अपॉन जी बराबर आर ई, जो है ये सबसे टॉप में चला जाएगा, ये वाला आर ई टॉप में चला जाएगा,
और ये वाला आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ही निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो जी डैश अपॉन जी। अब मैं यहाँ पे एक नई चीज कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, देखो उस चीज को ध्यान रखना। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर ई का स्क्वायर और मैंने इसको लिख दिया आर ई प्लस एच की पावर -2। इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना मैं इसे, ऐसे लिखने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो या फिर इसको ना एक दूसरे तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको अभी स्किप करते हैं, तो क्या करेंगे, जी डैश अपॉन जी बराबर ये हम ऐसा कर सकते हैं, 1 लिख दो इसको और अपॉन में कर दो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो था ही ना। और जो आर ई का स्क्वायर था कहाँ आ गया, इसको मान लो यहाँ पे आ गया इस तरीके से आर ई का स्क्वायर। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, ये आर ई का स्क्वायर यहाँ पे था, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया अपॉन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे इक्वेशन में। तो जी डैश अपॉन जी बराबर क्या बच गया आपके पास, 1 अपॉन ना, अब ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर तो है ही, अब इस आर ई के स्क्वायर को यहाँ ले जाओ अंदर, तो आर ई का स्क्वायर यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी चल जाएगा, दोनों जगह चल जाएगा। तो आर ई का स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो आर ई आ जाएगा, यहाँ पे भी आर ई आ जाएगा, इस तरीके से दोनों जगह, यहाँ पे भी आर ई आ जाएगा, यहाँ पे भी आर ई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा उसका। तो देखो आर ई से आर ई कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास बच रहा है जी डैश अपॉन जी, और ये क्या बच रहा है, देखो 1 प्लस एच अपॉन आर ई की का होल स्क्वायर। दिख रहा है क्या हो रहा है ये? तो ये सारी चीजें देखो, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो आपके पास जी डैश अपॉन जी बराबर हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ की पावर -2। जब आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे ना, तो बाइनोमियल थ्योरम के शुरू के 2 एक्सप्रेशन निकालने हैं आपको, तो आ जाएगा -2h अपॉन आर। तो आपके पास जो जी डैश की वैल्यू आई वो कितनी आई, देखो जी और 1 -2h अपॉन आर ई। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या चीज हुई, देखो यहाँ पे ये रिजल्ट तो ये निकल के आया है। रिजल्ट क्या निकल के आया लास्ट में आपके पास, जी डैश बराबर आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया ना, वो मेन रिजल्ट ये है, आपको याद रखना है, ये सबसे मेन रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ गया कि जी डैश। अब जी डैश क्या था, जी डैश था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द एच हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखो जी डैश बराबर क्या हुआ, जी माइनस समथिंग। कहने का मतलब क्या, जी डैश क्या हो रही है, यानी कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जी से माइनस करना पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी डैश बराबर जी माइनस समथिंग आएगा, यानी कि जी से क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, यानी कि जी डैश जो आएगा वो जी से छोटा ही आएगा हमेशा। कहने का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहाँ पे से निकल के आया, एज यहाँ पे आपको लिखना है, एज वी गो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एज वी गो अबव लिख दो, एज वी गो अबव, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं है ना, थोड़ा आपको सही कर लेनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे लिख लो, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द वैल्यू या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस होती है ड्यू टू ग्रेविटी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये डेरिवेशन में हमने क्या सीखा, देखो हमने यहाँ पे सीखा द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी या फिर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ। इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि जब भी हम एच हाइट ऊपर जाएंगे या फिर एच हाइट नीचे जाएंगे अर्थ के, पहले तो हमने यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा कि एच हाइट ऊपर जाने पे किस तरीके से ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम निकल के आ जाती है। देखो एक्चुअली में जो जी की वैल्यू होती है ना, देखो एक्चुअली में जी की वैल्यू होती है 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ कुछ जाते जाते हैं तो जी की वैल्यू में क्या होती है, डिक्रीजमेंट देखने को मिलती है, यानी कि डिक्रीमेंट देखने को आपको मिलती है, वहां पे जी की वैल्यू में कुछ कमी हो जाती है जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, इसी वीडियो में हम देखेंगे, मतलब क्या देखेंगे अब कि अब अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। अर्थ सरफेस से जैसे हम ऊपर गए तो जी की वैल्यू कम हो गई, हमने उसका रिजल्ट कैसे निकाला, किस तरीके से डेरिवेट करा, क्या क्या समझा हमने, वो चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे और तब देखेंगे जी की वैल्यू में क्या वेरिएंस आता है, क्या चेंज आता है। अच्छा, तो अर्थ सरफेस से नीचे हमें क्या करना है, जी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अर्थ सरफेस से नीचे मतलब ये देखो, ये अर्थ का सरफेस है, इससे नीचे कोई एक पॉइंट यहाँ पे एक स्फीयर और कंसिडर कर लो, और इस स्फीयर का ना मास कंसिडर कर लो आप ms। तो आपको ना थोड़ा सा हमें कंसिडरेशन लिखनी है, तो ज्यादा कंसिडरेशन तो करनी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना है। कंसीडर अ मास ऑब्जेक्ट लिख दो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो जिसका मास m है, कहां पे कंसिडर करो, एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस ऑफ, इसको r कंसिडर कर लो, यहां से यहां तक स्मॉल r ना, एट द सरफेस ऑफ रेडियस r, यानी कि रेडियस r का जो सरफेस है ना उस पे कहीं पे एक मास कंसिडर कर लो, स्मॉल m यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मॉल m मास कंसिडर कर लो। उसके बाद क्या लिखो आप, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या लिखना है आपको, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m
एंड ms, ms मतलब ये वाला ms क्या है भाई, ये वाला स्फीयर जो आपको दिख रहा है ना, इस स्फीयर का मास है। जब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था तो वहां पे भी हमने क्या करा था, अर्थ को बहुत सारे स्फीयर से मिलकर माना था, और वहां पे हमने उसको बोला था कि अर्थ जो है बहुत सारे स्फीयर से मिलकर बनी होती है, और हर स्फीयर का मास अलग अलग आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन डेंसिटी जो होगी पूरे अर्थ के लिए एक ही रहने वाली है, डेंसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ms, ms मतलब ये वाला सरफेस, ये वाले सरफेस का मास, तो कितना निकल के आएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, g ms ये वाला मास इस वाले सरफेस के कारण, और स्मॉल m क्या है, यहाँ पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने फर्स्ट वाली डेरिवेशन में पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक उसी तरीके से ये वाला भी क्या है, डेरिवेशन होने वाला है। तो r, अब r क्या है, आर स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इस r को ना आप दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो g, इस ms को ms ही रहने दो, इस m को m ही रहने दो, और इस r को आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस r ही है, और यहाँ से यहाँ तक की d है, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल r ही है, और यहाँ से यहाँ तक d है। तो जब इस r ही से आप इस d को कैंसिल कर देंगे ना, तो आपके पास इतना इतना बच जाएगा, यानी r ही बच जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप r e माइनस d भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने निकाल दिया द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट विच हैव मास m, ठीक है, द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट विच हैव मास m एंड द स्पेयर ऑफ द मास ms, ठीक है। तो इतना हमने क्या निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया। अब आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो थोड़ी सी आपको चीज याद रखनी है। जब मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया था, तो हमें मास ऑफ द अर्थ के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, जो था वॉल्यूम ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द अर्थ, इस तरीके से RE³ था ये। इसी तरीके से आप मास ऑफ द सरफेस, इस सरफेस का भी मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सरफेस का मास कितना निकलेगा, 4/3 पाई r की जगह r ना रखे आप क्या रखेंगे, RE माइनस डी। देखो इस r की जगह हमने क्या रखा, RE माइनस डी रखा, तो RE माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, me/ms को आप जब डिवाइड करेंगे, तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा ms/me, आप डिवाइड कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, कुछ ही मान लो, इनको आपस में डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ms/me में आपके पास क्या बचेगा, देखो आपके पास बचेगा RE माइनस डी का होल क्यूब। देखो ये ई बेस में आपको याद रखना है, RE माइनस डी का होल क्यूब अपॉन में बच जाएगा आपके पास RE का क्यूब। अब आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में सोचेंगे हम कि कैसे अलग अलग करना है। फिलहाल आप क्या करेंगे, देखो ms बराबर, यहाँ से ms को कैलकुलेट करो, तो ms की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे me इधर चला जाएगा, और ये RE माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, RE का क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी ms की वैल्यू जो निकली ना आपको, ये जो ms की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको आप इस वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन a मान के यहाँ पे पुट कर दो। बोलो द पुट, फिर आपको क्या लिखना है पे, द पुट द वैल्यू ऑफ ms इन द इक्वेशन a। तो इसको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि आगे इस सवाल को आपको किस तरीके से लिखना है। तो हमारे पास इक्वेशन ए क्या थी, देखो इक्वेशन ए याद करने की कोशिश करो। इक्वेशन ए थी हमारे पास 1/4 पाई f। देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गई ना, हम थोड़ा 12 की फिजिक्स लिया है। तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, जी एम एस स्मॉल m अपॉन RE माइनस डी का होल स्क्वायर, इस तरीके से था। ms की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई, ms की वैल्यू आप किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये तो f ही है, f बराबर क्या हो जाएगा, g स्मॉल m को ऐसे रहने दो, और इस ms की वैल्यू अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई, जो निकल के आई me, और क्या निकल के आई थी, RE माइनस स्मॉल d, ये RE माइनस है, ये स्मॉल d है, और ये इसका क्या था, होल क्यूब अपॉन में निकल के आई थी RE का क्यूब, और ये वाला RE माइनस डी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। RE माइनस डी का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, इससे ये कैंसिल कर दो एक टाइम, तो आपके पास बचेगा f बराबर g स्मॉल m कैपिटल ME, और यहाँ बच जाएगा RE माइनस डी, ठीक है, और नीचे बच जाएगा RE का क्यूब। तो इस तरीके से आपके पास फिलहाल ये वैल्यू बच रही है कि इसका आंसर इस तरीके से निकल के आ गया। तो हमने कितना निकाल दिया, f बराबर ही क्या हो गया, द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड द अर्थ। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में हमने क्या निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया। अगर आपको याद होगा तो हम f बराबर mg भी लिख सकते हैं, तो f की जगह क्या लिख दो आप यहाँ पे, m इंटू जी लिख दो, है ना, m इंटू जी लिख दो, और ये जो d है ना, ये स्मॉल d है, देखो हाँ, थोड़ा सा हमको थोड़ा सा गलती नहीं करनी है। तो ये जो d था, ये क्या था, यहाँ पे स्मॉल d था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो mg बराबर रख देंगे g स्मॉल m me, और ये हो जाएगा RE माइनस डी, और अपॉन में हो जाएगा RE का क्यूब। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g की वैल्यू बिलो, इसको g ना लेके आप क्या लेंगे, g डैश लेंगे। अब ये g डैश क्या है भाई, इस g डैश को समझते हैं। g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस। ये सारी चीज आपको याद रखनी है कि ये हो क्या रहा है, बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g डैश कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, GME RE माइनस डी अपॉन RE का क्यूब,
ठीक है ना। तो इतनी वैल्यू आपको निकल के आ गई। अगर आपको याद होगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकता हूँ, जी डैश बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया जी एम ई और आर ई का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया और मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पे आर ई माइनस डी और अपॉन इस आर ई को यहाँ पे अलग कर दिया। मैंने आर ई क्यूब को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, आर ई स्क्वायर और आर ई। ठीक, अब अगर आपको याद होगा तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि ये होता है स्मॉल जी। और बचा क्या है आपके पास, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। और आप इसको अलग अलग करेंगे तो आपके पास जो जी डैश की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी जी, आर ई को आर ई के साथ ले लो, फिर डी को भी आर ई के साथ ले लो, दोनों को अलग अलग कर दो तो बच जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो यहाँ पे भी सिमिलर एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ये ई जो है ना बेस में ध्यान रखना है, तो यहाँ पे भी सिमिलर एक्सप्रेशन निकल के आया, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बाई आर ई। वहां पे भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आया था, वहां पे भी हम माइनस ही कर रहे थे जी से, तो जी डैश बराबर जी माइनस समथिंग यहाँ पे भी आया, जी डैश बराबर जी माइनस समथिंग अबव द अर्थ सरफेस में भी आया था। तो दोनों केस में क्या हो रहा है कि चाहे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चाहे हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही केस में ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हुआ है और क्या क्या हमने कैसे कैसे चीजें करी हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ज्वाइन करते हुए जोड़ते जोड़ते पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही आपको क्या करना है, जोड़ते जोड़ते सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें समझनी है। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ नई मटेरियल चाहिए, कुछ भी नई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं अपने आप में से क्या है नए कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कहते हैं कि क्या कंटेंट आपको और दिया जाए, अच्छे से अच्छा बेटर कैसे किया जाए आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।